वेलकम टू एसवाई होम ट्यूशन। मैंने सी प्रोग्रामिंग के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड ढेर सारे क्वेश्चन। वीडियो के साथ बने रहिए और अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड कीजिए। तो पिछले पढ़ाए गए क्लास में कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। ओके, तो हम फंक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमने फंक्शंस का पैरामीटर देखा, जिसमें इन्वॉल्व था फंक्शंस का प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। देन हमने पढ़ा फंक्शंस के टाइप्स, जिसमें हमारा बिल्ट इन फंक्शंस था एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन था। वो सारी चीज़ों को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। उसके बाद हमने देखा यूजर डिफाइंड फंक्शंस के टाइप, जिसमें हमने पहले पढ़ा फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, एंड देन हमने पढ़ा फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। ये सारे को हमने एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा। आज जो हमारा है तीसरा, वो है फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप मीन्स फंक्शंस के पास आर्गुमेंट तो होगा लेकिन उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। आर्गुमेंट मतलब होता है कि फंक्शन में हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पर जो भी ए और बी पास कर रहे हैं उस चीज को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो ये है हमारा, वो है हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप। ओके, तो ये तुम्हें तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें देखो यहाँ पर हमारा जो वॉइड है वो रिटर्न टाइप है, एंड जो ये लाइन है इसे क्या बोलेंगे? बताओ, इसे क्या बोलेंगे? ये डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, एंड इसमें कितने आर्गुमेंट है? 2। ओके, आर्गुमेंट का टाइप क्या है? फॉर्मल। आर्गुमेंट का टाइप यहाँ पर टाइप डेटा टाइप क्या है? नहीं, आप आर्गुमेंट टाइप फॉर्मल और एक्चुअली तो पूछ रहे हो ना? नहीं, यहाँ पर आर्गुमेंट का टाइप मतलब कि जो ये है, ये इसे आर्गुमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट का टाइप है वो तो इसका जो डेटा टाइप है वो तो इंटीजर हुआ ना, इंट है। या। ओके, तो देखो हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने 2 लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ए बी, जिसमें हमने ए को 10 और बी को 20 असाइन किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड वन में ये ऐड वन फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है। ओके, तो फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए, फंक्शन का नाम होना चाहिए, और हम उसमें कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। या तो हम उसमें 0 आर्गुमेंट पास करें, 1 आर्गुमेंट पास करें एंड 2 आर्गुमेंट, मतलब जितना मन है उतना आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि जो फंक्शंस का अगर आर्गुमेंट हम पास, जो भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसका साथ में हमें डेटा टाइप भी लिखना होगा। जैसे हमारा एक जो आर्गुमेंट हमने पास करना है उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर, और बी के लिए भी इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है। तो देखो ये जब ये फंक्शन है तो मेन भी तो एक फंक्शन है। यहाँ पर जो इसका डेटा टाइप है ये भी हमारा जो इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि इसमें नो रिटर्न टाइप है, यानी कि जो वॉइड है वो नो रिटर्न टाइप हो गया। ठीक है, इसमें 0 आर्गुमेंट है और मेन फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। तो इसमें हमने ए और बी ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर देखो इसे क्या बोलेंगे? इस लाइन में इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉलिंग। ओके, देन हमारा यहाँ जैसे ही फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर हमारा ये फंक्शन डेफिनेशन के पास आ जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। देन यहाँ पर हमारा जैसे ही a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, देन हमारा यहाँ पर फिर से लोकल वेरिएबल फॉर ऐड वन के लिए डिक्लेयर होगा, एंड देन यहाँ पर हमारा 10 एंड देन यहाँ पर हमारा 20 आएगा। देन यहाँ पर c इक्वल टू a प्लस बी है, देन ये हमारा 30 आंसर आएगा। देन यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? आउटपुट एडिशन इन सी, मतलब रिजल्ट a प्लस बी इक्वल टू 30। ओके, ये बात समझ में आई? यहाँ तक आपको कोई डाउट है? नहीं। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट है
वो है फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, यानी कि इसमें इस टाइप में जो भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और उसका रिटर्न टाइप भी होगा उस फंक्शन का। ओके, देखो यहाँ पर ये रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है इसका, इस फंक्शन का जो ऐड थ्री फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या होगा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, आप बता सकते हो? है तो मतलब वो रिटर्न करेगा कुछ। हाँ रिटर्न करेगा, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे? मैंने कल इसे 2 से 3 बार इसे बताया था। रिवीजन नहीं करते जाकर क्या? करती है दीदी, बता रहे इसको मतलब बोलना कैसे है, ऐसे ये है ना। हाँ हाँ, इसे अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इन फंक्शन ऐड फंक्शन, ऐड थ्री इज अ फंक्शन, 3 लिखा है ये ऐड के बाद। या ऐड थ्री 3 is a function of integer type. ऑफ इंटीजर टाइप, बस इंटीजर टाइप विच टेक Argument ट्रू आर्गुमेंट to ऑफ argument इंटीजर टाइप। return integer. नो, रिटर्न तो कर दिया ना, जो ऐड थ्री है वो एक फंक्शन है जिसका रिटर्न जो इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, फंक्शन ऑफ इंटीजर टाइप, ओके, जिसका रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है, विच टेक्स टू आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, यानी कि जो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, यानी कि जो हमारा ऐड थ्री है वो एक फंक्शन, ऐड थ्री इज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर टाइप, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऐड थ्री इज अ फंक्शन विच टेक टू आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर टाइप एंड इट रिटर्न्स टाइप इज इंटीजर। ओके, तो इसमें ये अगर हम इस फंक्शन को देखें, मेन फंक्शन को, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा ये? C रिटर्न कर देगा ये, मतलब दोनों का एडिशन को। ओहो, ये तो रिटर्न टाइप कर ही नहीं रहा ना, यहाँ पर अगर वाइड लिख दिया तो इसका तो नो रिटर्न टाइप हुआ ना। हाँ वो रिटर्न नहीं करेगा void है। ओके, वही तो मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पर भले ही ऐड थ्री फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप इंटीजर है, यहाँ पर आर्गुमेंट भी ले रहा है इंट एंड ए और बी, जिसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, लेकिन मेन के लिए तो हमारा यहाँ पर नो रिटर्न टाइप है ना, ये तो रिटर्न करेगा ही नहीं। तो हमारा इस मेन में तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ए बी सी, एंड उसमें वैल्यू असाइन किया है 90 88। देन हम सी इक्वल टू ऐड थ्री ए बी, इसमें हमारा जो इस आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो भी हम ऐड थ्री में मेन फंक्शंस के अंदर इसे पास कर रहे हैं, इस चीज़ को पैरेंथेसिस के अंदर ए बी को पास कर रहे हैं, इस आर्गुमेंट को हम क्या बोलेंगे, कल भी मैंने बताया था। एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके राइट, एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, देन ये जैसे ये हमारा कॉलिंग हो जाएगा, फंक्शन कॉलिंग। देन जैसे ही कॉल होगा वो हमारा, सॉरी या ओके, ये हमारा इंट टाइप का है ना, तो इंट ऐड थ्री इंट ए एंड इंट बी। ओके, तो देखो ये इस फंक्शन के पास आएगा, जैसे ही ये कॉल होगा वैसे ही डेफिनेशन के पास आएगा, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। देन इसका रिजल्ट क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे दीदी इंट है तो ये रिटर्न कर, ऊपर तो void मैन है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ इंट है तो ये रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये फंक्शन इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न क्यों नहीं करेगा? हमारा मेन फंक्शन थोड़ी ना रिटर्न कर रहा है, हमारा तो जो ऐड थ्री फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ना। सी रिटर्न कर देगा, मतलब दोनों का तो एडिशन, वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? दोनों हमारा का ऐड 88 रिटर्न करेगा। ये 88 रिटर्न करेगा? हाँ ये 88 थोड़ी ना आएगा, 178 आएगा ना। वैल्यू क्या लिखी है ऊपर? 90 है एंड 88 है। 90 और 88, अच्छा मुझे वो 30 लग रहा है। ओके ओके, देन यहाँ से हमारा जैसे ही ये वैल्यू ऐड होगा वैसे ही हमारा सी के में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 178। ओके,
देन ये 178 हमारा रिटर्न हो जाएगा, यानी कि सी में यहाँ पर असाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो भी ए बी सी है और यहाँ पर जो भी ए बी सी है वो दोनों डिफरेंट है, ओके, वो दोनों एक नहीं है। यहाँ पर हम दूसरा भी वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते थे। तो जो हमारा सी है इसके पास आ जाएगा 178 एंड देन हमारा यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 178। इसमें कोई डॉट है? मतलब दीदी जो ऊपर वेरिएबल होते हैं और जो नीचे वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना, यहाँ पे हमने वो कॉल करे हैं और वो वहाँ पे हमने डिक्लेयर करे हैं, यही होता है ना? इसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? जो ये नीचे वेरिएबल एबीसी और ऊपर वेरिएबल एबीसी वो डिफरेंट है ना? हाँ डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ पर आप, जैसे ये मेन फंक्शन है, जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर हमारा वेरिएबल के लिए मेमोरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ए के लिए 100, बी के लिए 200 एंड सी के लिए 300। मान लीजिए कि जो स्पेस इसे मिल रहा है 2 बाइट मेमोरी का स्पेस जो मिल रहा है वो 100 एंड 200 एंड 3 है। जैसे ही यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा, यहाँ पर 88 आ जाएगा, ये हमारा गार्बेज वैल्यू है, ओके। देन जैसे ही हम ये फंक्शन कॉल हुआ ऐड 3, देन ऐड 3 के लिए हमारा, क्योंकि देखो ये जस्ट यहाँ पर हमारा जैसे ही ये कॉल होगा उस टाइम हमारा बस मेन थोड़ा देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, तो हाँ वहां पर ये है। फंक्शन कटेगा नहीं, यानी कि ये क्लोज नहीं होगा, जस्ट ये स्टॉप होगा। देन जैसे ही ऐड 3 कॉल होगा देन हमारा इंट ए एंड इंट बी है, ठीक है। तो ए एंड बी के लिए हमारा सम वैल्यू असाइन होगा, यानी कि यहाँ पर क्या यहाँ पर ले रहा है, ए के लिए हमारा यहाँ पर जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पर ये 90 पास हो रहा है, ये 80 पास हो रहा है, यानी कि ये 90 हो गया एंड ये 88 हो गया, देन ये 88 हो गया एंड देन सी यहाँ पर जो भी एडिशन हो रहा है देन 178 हो गया। तो जैसे ही ये रिटर्न किया, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिटर्न हुआ एंड यहाँ पर 178 हुआ। तो रिटर्न होने के बाद ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर जैसे ही ये हमारा सी प्रिंट होगा उसके बाद यहाँ पर क्लोज होगा, देन ये हमारा जो भी इसको मेमोरी मिला था वो फ्री हो जाएगा। बात समझ में आई कि क्या चल रहा था पीछे? हाँ ठीक, ओके। तो ये तो हो गया सारा हमारा यूजर डिफाइंड का रिटर्न, यूजर डिफाइंड का टाइप्स, ओके। तो यूजर डिफाइंड टाइप्स में कोई भी अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लो। नहीं हेलो, दीदी, आप ना क्वेश्चन दे देना तो हम कल लिख के देखेंगे बाकी कुछ। ओके ओके हाँ ओके, तब पता चलेगा कितना मतलब लिखना आ रहा है कि नहीं, समझ तो आ गया। ठीक है। तो फिर मुझे इसमें बताओ, ये क्वेश्चन ए के लिए मुझे इसमें एरर फाइंड करना है, तो इसमें एरर कहाँ पर है वो मुझे बताना। ठीक है। तुम्हारा लिए 1 मिनट का टाइम है इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें दीदी यहाँ पे हमने जो ये इंट ऐड मल्टीप्लाई है ऊपर, हाँ जी, हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर तो करी है नहीं, इंट इंट के साथ हमने आर्गुमेंट मतलब जो है ये इंट इंट, यहाँ एक्स या वाई को तो बताया ही नहीं, मतलब जे आई और जे। ऐसा नहीं होता। अगर आप इंट इंट भी लिख रहे हो तो ये हमारा करेक्ट होगा, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने ऐसे ही डिक्लेयर किया था, उसमें मैंने इंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। यहाँ पर जस्ट डिक्लेरेशन है, बाकी कुछ नहीं। जब डिफाइन करेंगे तब यहाँ पर देखो, जब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर जब डेफिनेशन के टाइम इंट आई आई और इंट जे जे लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ओके। तो यहाँ पर एरर बताओ कि क्या होगा इसमें एरर। इसमें नीचे ये एक साथ आई आई और जे जे डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, मुझसे पूछ रहे हो, मुझे आंसर बताओ फिर मैं बता दूंगी कि क्या इसका आंसर। ऐसे फिर तो कंफ्यूजन रह जाएगा ना आधा, मतलब कि इससे कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए मुझे आंसर बताओ ताकि करेक्ट है या नहीं है वो बताऊंगी, उसके बाद तुम्हें क्लियरिटी आएगी, ऐसे कंफ्यूजन में रह जाओगे।
नीचे में दीदी प्रिंट क्या हो रहा है वो तो पता ही नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है। अच्छा, वो प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, नीचे वाला। ओहो, देखो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी मैं एरर पूछूंगी वो फंक्शन से ही कुछ रिलेटेड होगा ना, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया फंक्शन ये प्रोटोटाइप। एक साथ नहीं लिख सकते, मेरा ये है, जो इसमें ये है क्या बोल रहे हो? कि ये जिससे ये इंट आई एक साथ लिखा है वो एक साथ नहीं लिख सकते हैं, मेरे को यही लगता है, यही एरर है। ओके ठीक है, अब मैं बताती हूँ, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है, तो जब भी हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को हमने तो सेमी कॉलन दिया ही नहीं ना, हाँ, तो एक ये एरर था यहाँ पर जिसे हमने सुधार दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेमीकोलन है नहीं, कहाँ पर, यहाँ इंट एड जब हमने उसको यहाँ पर फाइंड। डेफिनेशन में कब सेमी कॉलन मैंने दिखाया? डेफिनेशन में सेमी कॉलन कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो करली ब्रेसेस से खुलता है ना, जब भी मैंने दिखाया तो देखो ऊपर जितने भी हमने प्रोग्राम किए उन सब में देखो, यहाँ पर जैसे ही हमारा void add 1 int a int b, देन हमारा करली ब्रेसेस आ रहा है ना, यहाँ पर कोई भी सेमी कॉलन नहीं है, फंक्शन में वैसे नहीं होता है। ओके, ठीक है। देन जो दूसरा हमारा गलती है, देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसमें दो वेरिएबल पास हो रहा है, यानी कि दो वैल्यू पास हो रहा है, 3 4, और यहाँ पर भी 3 4। ओके, ये दो बार फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा। यहाँ पर दो बार कॉल हो रहा है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। ओके, तो जो तुम्हारा डॉट था कि यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए, ये तो जस्ट वेरिएबल का नाम है ना, हम आई क्या, यहाँ पर हम कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते थे, कुछ भी, जैसे ABCD कुछ भी हम नाम दे सकते थे, इसमें वेरिएबल का नाम देने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर तो जो भी, तो यहाँ पर जैसे मेन के लिए IJK, वो सेम वही बात जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने समझाया कि यहाँ पर मेन के लिए ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो उसको वैल्यू बस असाइन होते जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू असाइन होते जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर गलती है, हम रिटर्न में KK और II यानी कि हम यहाँ पर दो दो वैल्यू एक ही टाइम पे रिटर्न करवा रहे हैं, ये हमारा रॉन्ग है। हम यहाँ पर दोनों वैल्यू एक साथ एक ही बार में रिटर्न नहीं करवा सकते। अगर हमें इसे रिटर्न करवाना होता तो हम पहले रिटर्न KK करवाते, देन हम रिटर्न II करवाते। ओके, ठीक है। कोई और डॉट यहाँ पर? क्योंकि और बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो मैंने पीछे सारे वीडियोज में और पीछे कल के क्लास से लेकर अभी तक मैंने सारा कुछ बताया है, तो अगर कुछ भी डॉट है फिर से वो सारी रिपीट करना तो मतलब बहुत ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा, तो अगर तुम्हें कोई डॉट है तो वो मुझसे पूछो। दीदी जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक बार साथ दो फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकते हैं? यहाँ पर ये दो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैं ठीक है। बस। ओके, हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एरर बताओ। तुम्हारा टाइम शुरू होता है 1 मिनट का अभी। तो वो लिखा हुआ है कि प्रिंट IT, वहाँ पे प्रिंट फंक्शन करवाना है ना, IT क्या है? यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम्पल में, जिसमें A और CH है, हाँ जी, कैर के लिए, फ्लोट के लिए। इसमें आई मैंने यहाँ पर आई कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ तो आई है ही नहीं। प्रिंट IT है, ओके, रिटर्न। ओहो, ये तो फंक्शन कॉल है ना, नीचे कह रही है दीदी ये। प्रिंट एफ है ये।
और जो ये फंक्शन का नाम है जो भी प्रिंटेड आईटी, ये तो फंक्शन का नाम है। हाँ दीदी, इसमें रिटर्न हो नीचे का जो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें हमने इसको मतलब जब डिक्लेयर करा प्रोटोटाइप तो इंट मेन है, इसमें फंक्शंस लेकिन को कहाँ पर इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं हमने। इसमें डिक्लेयर डेस्टिनेशन के लिए तो हम डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, ये एक एरर आ रहा है। नहीं, इसमें जो हम यहाँ पर जो अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो ऊपर भी हमारा यहाँ पर फंक्शन साथ में ही डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों हो जाएगा, प्लस डिफाइन दोनों हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रॉन्ग कब होता है, जब ये पूरा का पूरा फंक्शन इसको कॉल करने के, जैसे इसको हम कॉल कर रहे हैं उसके पहले ही, मतलब कि ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग नहीं होगा, इसको तुम ऐसे कर सकते हो। तो देखो जो इसमें मेन रॉन्ग है, तो इसमें देखो ये जो ए और सी एच है, इसका जो हमने डेटा टाइप है वो तो हमने डिक्लेयर नहीं किया ना। यहाँ पर जब भी हम वैल्यू को, देखो यहाँ पर फ्लोट है तो इसको फ्लोट लिखना होता ना, यहाँ पर जो भी होता है, देखो यहाँ पर प्रिंट IT देन फ्लोट A देन कैर CH, सॉरी देन कैर CH, देन हमारा ये यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आना होता वो आता। तो यहाँ पर जो एरर है वो हमारा बस यही है कि यहाँ पर हमें इसको डिक्लेयर करना था, यानी कि इसका डेटा टाइप लिखना था। ओके तो देखो जैसे ही हमारा फंक्शंस, अगर देखो अगर मैं इस फंक्शंस को सुधार दिया है, तो देखो जैसे ही हमारा ये मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लोट हमारा डिक्लेयर है, उसको डिक्लेयर विथ इनिशियलाइजेशन साथ में ही है, यानी कि ए में 15.5 है जब मेन फंक्शन कॉल हो रहा है तो। देन हमारा कैर के लिए ये सी है। ओके, देन हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें हमारा जो 15.5 और हमारा सी जो पास हो रहा है, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर भी प्रिंट आईटी के लिए भी यहाँ पर हमारे वैल्यू को, इसको डेटा टाइप बताना जरूरी है ना, नहीं तो इसे कितना मेमोरी को डिक्लेयर करेगा वो तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमारा यहाँ पर भी इस वैल्यू के लिए ये बताना है कि इसको, जैसे फ्लोट के लिए इसको 4 बाइट मेमोरी मिलेगा, इसको 1 बाइट मेमोरी मिलेगा। तो अगर डेटा टाइप ही नहीं होगा तो इसे पता कैसे चलेगा कि ए को कितना मेमोरी देना है और सी एच को कितना मेमोरी देना है। तो बस इसके कारण यहाँ पर रॉन्ग हो रहा था। एंड देन यहाँ पर ये जस्ट फिर यहाँ पर हमारा प्रिंट ए सी है, जैसे ही हमारा यहाँ पर 15.5 आएगा, यानी कि ये हमारा 15.5 है और सी है, देन यहाँ पर 15.5 एंड देन सी, एंड देन यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो जस्ट आउटपुट आएगा 15.5 एंड सी। ओके, हेलो, ठीक है दीदी। कोई समस्या? नहीं ओके देखो, अगर देखो सी प्रोग्राम ऐसा है ना कि अगर तुम्हें डॉट भी हो रहा है ना, ठीक है, तो जाकर सीधे कंपाइलर यूज करो, पता चल जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। ये काम तो कर ही सकते हो ना, ये तो बिल्कुल सेल्फ बेस्ड है। अगर थोड़ा लग रहा है कि यार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है तो आप क्वेश्चंस देना, हम लिख के देखेंगे, तभी बोला आज मैंने आपसे। ठीक है। तो इसमें एरर बताओ। बस पैरामीटर को ध्यान में रखो ना, जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप को हम कैसे स्टेटमेंट पे लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन को फंक्शन कॉल कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो फिर सिंटैक्स में बस देखो कि सिंटैक्स में कोई गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी जब दीदी क्वेश्चन पहले फंक्शन प्रोटोटाइप हुआ, ऊपर वॉइड मैसेज है ना, पहले फंक्शन प्रोटोटाइप हुआ वॉइड मैसेज, ओके, देन उसके फंक्शन को डिफाइन करा है, फिर फंक्शन को कॉल करा है, ऐसे ही है ना ये। हाँ, यहाँ पर हमारा कॉल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अभी जस्ट ये एरर ऐसा है कि मैंने अभी जस्ट पिछले 1-2 एग्जाम्पल में एकदम जस्ट इस एरर को मैंने क्लियर किया है। तो यहाँ पर क्या समस्या है वो बताओ, इसमें एरर क्या है?
ना ही इसमें मतलब कि कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं हो रहा है, ना ही कॉल हो रहा है, ना ही डिफाइन हो रहा है। ये एरर है यहाँ पर। हेलो, वाइड भी तो हेलो, क्लियर बोलो, क्या समस्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? इसमें दीदी फंक्शन रिटर्न टाइप नहीं है ये। हाँ वो तो ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन इसमें एरर क्या है? इस प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है, तो इसमें एरर क्या है वो पूछ रही हूँ। देखो ध्यान से, कुछ तो दिखेगा। मतलब मैं पहले यहाँ पे ये फंक्शन को, मेरा ये है कि फंक्शन को कॉल कॉल कर डिफाइन पहले करा है, कॉल बाद में करा है। तो पहले भी मैंने किया था, और सारे एग्जाम्पल में डिफाइन पहले किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल में, जो भी मैंने पिछले एग्जाम्पल करवाए हैं उसमें देखो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें जैसे देखो यहाँ पर आउटपुट ही निकाला था, तो यहाँ पर भी तो हमने डिफाइन पहले किया है, देन कॉल किया है, देन इसको इसका डेफिनेशन बढ़िया से लिखा है, यानी कि ये डिक्लेयर किया है। तो इसमें अब की जो भी बात बताना वो एरर होना चाहिए। उसके बाद जब आंसर बता देना, उसके बाद मेरे से डॉट पूछ लेना। तो अभी एरर बताओ, उसके बाद डॉट पूछना। ठीक है। ये तो क्वेश्चन करके दिखाओ, चाहे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चाहे जितना भी वक्त लो। कर्ली ब्रेसेस मैं ऐसे क्वेश्चंस और ज्यादा शेयर कर दूंगी। कर्ली ब्रेसेस का भी ये वाला कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद हुआ। इसमें कर्ली ब्रेसेस का एरर है। इसमें या हाँ फिर इसमें कर्ली ब्रेसेस तो मैंने लगाया है ना यहाँ पर। दीदी, ये जहाँ पे ये मैसेज है इंट मेन के बाद, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ ऑन हो रहा है, यहाँ ऑफ हो रहा है। हाँ, अच्छा ये लगाया, अच्छा आपने लगाया है। अ, दीदी में ये है कि डिक्लेयर क्या करना है, वो तो नहीं। डिक्लेयर क्या किया वो है ही नहीं। यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर जस्ट ये नो रिटर्न टाइप है, एंड यहाँ पर नो आर्गुमेंट है। यहाँ पर जस्ट हमने बस मैसेज को कॉल किया है 2 बार। ओके, यानी मैसेज जो फंक्शन है उसे कॉल किया, यानी कि ये हमारा फंक्शन कॉल है। तो हम जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में हमारा वेरिएबल को हम लिखें ही लिखें, वो तो नीड के हिसाब से है ना, कि हम वेरिएबल को लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा 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 क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है, ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे। ठीक। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ शायद, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बस एकदम दीदी, पता है बिल्कुल छोटा सा इसमें एरर है, कोई ये बड़ा। वॉइड में के बाद मतलब एरर, ये प्रिंट एफ, हाँ, या ये जो ये है ना, ये रिटर्न टाइप है नहीं, तो ये प्रिंट एफ करेगा ही नहीं ना। क्यों? ऐसा ऐसा किसने बोल दिया कि अगर ये रिटर्न टाइप नहीं है तो ये प्रिंट टाइप नहीं होगा? ये तो जैसे ही है, देखो, चलो मैं बता देती हूँ इसमें एरर क्या है। जब भी हम सिंटैक्स लिखते हैं डेफिनेशन का, अभी जस्ट मैंने बताया
कि जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा, जस्ट बस ये एरर था यहाँ पर। अच्छा, ठीक। यहाँ पर सेम अभी मतलब जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें तुम्हें यही डॉट था और मैंने यही बस बताया था कि सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर सेमी कॉलन बस यही एरर है कि ये सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए था। ओके, ठीक है। ये सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए था, बस ये एरर है। अगर हम इस एरर को हटा देते हैं तो हमारा देखो इंट यहाँ पर हमारा फंक्शंस को यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन है उसका नो रिटर्न टाइप है एंड नो आर्गुमेंट है। जैसे मेन फंक्शन है, ठीक है, तो मेन फंक्शन है तो इसमें हमारा फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे हमारा एक बार कॉल हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, यहाँ पर स्टॉप हो गया मेन फंक्शन। देन हमारा जो भी ये इसमें है प्रेज वर्दी एंड सी वर्दी आर साइनोनिम्स, ठीक है, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। देन ये जस्ट हमारा नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट हमारा 2 बार प्रिंट हो जाएगा, जस्ट ये आउटपुट आएगा एंड देन ये रिटर्न 0, यानी कि हमारा रिटर्न 0 का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, कंपाइल हो गया है। तो ये हमारा ट्रू मतलब रिटर्न हो जाएगा एंड देन हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। बस यही था इसमें, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था ये, इसमें कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं था। अब बोलो डॉट क्या है? एक बार सिंटेक्स रिवाइज करने पड़ेगा चारों का, तब मतलब ज्यादा ठीक हो जाएगा। लग रहा है कि रिवीजन करके नहीं आए हो, रिवीजन का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। आज दीदी फीवर हो रहा है। ओहो, ख्याल रखो। ठीक है, रिवीजन करते रहो यार, नहीं तो फिर देखो ये कुछ ये 3 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इसको अभी एक और टॉपिक करवाऊंगी उसके बाद ये करना है, ठीक है। ओके, ध्यान से समझना, फंक्शन और रिकर्सन का क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और जो भी लिस्ट दूंगी क्वेश्चन का वो सॉल्व करना, उसके साथ साथ में आंसर की भी दे दूंगी। तो अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक दिन हम उसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन जो भी होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो जिस चीज में डाउट होगा, ठीक है। दीदी तो रिकर्सन में मेनली जो फंक्शन होता है, अभी हमने फंक्शन पूरे पिछले कल से हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन तो अच्छे तरीके से समझ आ गया कि फंक्शन क्या होता है, उसमें हमारे कितने पैरामीटर है, उससे हम डिक्लेयर डिफाइन और उसका हम कॉल किस तरीके से करते हैं। तो फंक्शंस कॉलिंग का मतलब कि मैंने उसको बार बार उस पर जोर दिया कि फंक्शंस कॉल कैसे हो रहा है, ये सब सारी बातें बताई। तो रिकर्सन में क्या होता है कि फंक्शन जो है वो खुद को बार बार कॉल करता है, यानी कि जो फंक्शंस मतलब सेम फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे उस बात को हम रिकर्सन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हमारा यहाँ पर देखो एक मेक करके हमने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये सेम फंक्शन, ये फंक्शन देखो मेक फंक्शन है और यहाँ पर भी मेक फंक्शन है, तो ये सेम फंक्शन बार बार ये इसको कॉल कर रहा है, यहाँ पर हमारा कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद को कितना बार कॉल रहा है, देखो यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये डिफाइन हुआ है, ओके, ये डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पर जो भी मेक फंक्शन इसका रिटर्न टाइप नो रिटर्न टाइप है और इसमें एक आर्गुमेंट ले रहा है जिसका टाइप है इंटीजर, तो इसमें प्रिंटफ करवा रहा है एक्स को। तो इसमें एक हम स्टेटमेंट को चेक करें इफ एल्स कंडीशन लगाकर, तो यहाँ पर हमारा जैसे ही इफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, वैसे ही हमारा जो ये फंक्शन है वो खुद को फिर से रिपीट कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। तो जो खुद से रिपीटेशन करे खुद को, उस चीज को हम रिकर्सन बोलते हैं, यानी कि ये जो मेक है वो खुद को कॉल कर रहा है, इस बात को हम रिकर्सन बोलते हैं। यहाँ तक आई बात समझ कि रिकर्सन किसे कहते हैं? हेलो, आगे ओके। देन ये हो गया हमारा फंक्शंस कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन, ओके। देन रिकर्सन शुड डेफिनेटली बेस कंडीशन, अदरवाइज इट लीड्स टू स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि रिकर्सन शुड बेस कंडीशन, ओके। तो बेस कंडीशन किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पर जो ये है, जो कंडीशन हमने इसे लगाया है, इस चीज को हम बेस कंडीशन बोल रहे हैं, ओके।
तो हम पहले एक चीज इसमें आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैक। ओके, स्टैक क्या होता है? ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डॉट आया होगा, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, या मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, उस चीज को हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में हम इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके डेटा को रखें, यानी कि कौन सा हम एल्गोरिदम उसमें लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है। उस तरीके से हम इजिली उसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं, उसमें डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन मतलब होता है इंसर्ट करना, डिलीशन मतलब डिलीट करना, उसमें हम कोई भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर इफिशियंटली कर पा रहे हैं तो हमारा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो स्टैक है जो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक का मेनली मतलब क्या हो गया? ठीक है, मान लिया जाए कि ये देखो, कार्टून का डब्बा जानते हो? हेलो हेलो, क्या दीदी? कार्टून का डब्बा जानते हो? कार्टन डिब्बा? हाँ कार्टन जो होता है? हाँ, जो जिसमें बिस्किट वगैरह का पैकेट वगैरह आता है, या कभी कभी कोई भी सामान पैकेजिंग होके आता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो समझ लो कि ये कार्टून का डब्बा है। ठीक है, इसमें हमने प्लेट रखते गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जब तक ये भर ना जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट का, मान लीजिए कोई डिजाइनिंग हो, तो इस प्लेट का मान लीजिए हमने डिजाइन किया 1 नंबर, शौक हो कि हम इसी तरह से हम इसको डिजाइन वाला प्लेट खरीदेंगे, तो जो हमने डिजाइन वाला जो प्लेट खरीदा वो 1 2 3 और 4 इस तरह से इस पे नंबरिंग किया हुआ है। जैसे नहीं होता है कि हम मान लीजिए किसी बच्चे को हम प्लेट ही बांट रहे हैं, तो हम 1 नंबर का प्लेट बांटे, 2 नंबर का प्लेट के बांटे, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यानी कि प्लेट का नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले हमने इस प्लेट को रखा, देन इसके ऊपर हमने 2 नंबर वाला प्लेट रखा, देन हमने इसको 3 नंबर वाला प्लेट 2 नंबर पे रखा, देन हमने 4 नंबर वाला प्लेट 3 पे रखा। ये बात समझ में आया कि एक के ऊपर एक हमारा प्लेट रख रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हमें इसको, सबसे पहले हमने इसको रखा, ठीक है, लेकिन अगर हमें निकालने की बारी आई तो सबसे पहले कौन निकलेगा? 4 निकलेगा। ये निकलेगा, 4 नंबर वाला सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, हाँ लेकिन ये इन कब हुआ? सबसे लास्ट में इन हुआ, हाँ। तो ये लास्ट इन हुआ और जो आउट हुआ वो फर्स्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन। ठीक है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ये इसको बोलते हैं लिफो, यानी कि ये लास्ट इन हुआ एंड पहले निकल गया, तो इस चीज़ को हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो कल मैं पढ़ाऊंगी, अगर आज हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, मेमोरी सेगमेंट। तो मेमोरी सेगमेंट में क्या होता है कि एक जो स्टैक सेगमेंट नाम का मेमोरी, मतलब कि मेमोरी का एक स्पेस निर्धारित होता है। स्टैक सेगमेंट मतलब मेमोरी का डिफरेंट पार्टीशन होता है, जिसमें एक जो सेगमेंट होता है, एक पार्टीशन को हम स्टैक सेगमेंट बोलते हैं। उसी में हमारा ये स्टैक फ्रेम, यानी कि इस तरीके का जो हमारा, जैसे ये एक परत हो गया, ये दूसरा परत हो गया, ये तीसरा, इस तरीके से हमारा स्टैक होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पर स्टोर होता है। तो जो हमारा मतलब स्टैक क्या होता है, कैसे दिखता है, इसमें जो जैसे जो देखो यहाँ पर जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है उसको तो हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं, जो आउट होता है उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं समझाऊंगी, ये बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी दिख रहा है कि कैसे हो रहा है इसमें स्टैक क्या चीज़ है, समझ आ रहा है? इन और फ्लो वाला जो आपने बताया वो ना, हाँ, वो जो पहले गया वो बाद में निकलेगा। हाँ, जस्ट यही है। ठीक है, यहाँ तक हाँ। समझ आया? ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिवेशन फॉर्म। तो एक्टिवेशन फॉर्म क्या होता है? द स्टैक फ्रेम एलोकेटेड टू द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड, यानी कि जब भी कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को स्टैक फ्रेम उसको मिलता है, यानी कि स्टैक फ्रेम इस तरीके का दिखता है, यानी कि देखो इस तरीके से एक स्टैक फ्रेम दिखा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक्टिवेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैक में मेनली क्या होता है कि देखो मैंने पिछले क्लास में कब से मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ, ये लोकल वेरिएबल है, ये मतलब वेरिएबल का टाइप ग्लोबल वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल, ये सारी बात मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। ठीक है, तो जो भी हमारा लोकल वेरिएबल है
या फिर जो भी हमारा फंक्शंस में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर देखो ये यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 यानी कि जो भी मेन फंक्शन में होगा जितना बार वो इसमें हमारा डिक्लेयर होते जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टोर होते जाएगा। तो जैसे जितना बार ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, उतना बार हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते जाएगा। इसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलेंगे, इसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलेंगे, इसे, ठीक है। और जैसे ही ये रिटर्न करते जाएगा वैसे ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डिलीट हो जाएगा वैसे ही हमारा मेमोरी फ्री हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो, हाँ दीदी ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दूंगी। इस चीज़ को समझना, फंक्शन अगर समझ में आया होगा तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो हमारा मेन से शुरू होगा। ओके, तो मेन से शुरू होने का मतलब है, अरे यार, कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होगा। तो मेन में है कि एक हमारा मेन फंक्शन है। देखो, जैसे ही हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा वैसे ही एक स्टैक बनेगा, ठीक है, एक स्टैक फ्रेम बनेगा। ओके, ये हमारा हो गया स्टैक फ्रेम। इसमें डिफरेंट टाइप से पार्टीशन किया होगा। जैसे ही हमारा कॉल होता है उस टाइम, जैसे मेन है तो मेन के लिए एक स्टैक बना, ठीक है, मेन कॉल हुआ। इसमें क्या हुआ, फिर से हमारा मेक 1 कॉल हुआ। ओके, इसमें जो इसका जो आर्गुमेंट है वो 1 पास कर रहे हैं, तो ये मेक 1 कॉल होने के कारण यहाँ फिर से एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड जनरेट होगा, क्रिएट होगा। तो देखो हमारा यहाँ पर जैसे ही ये कॉल होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मेक वाइड मेक इंट एक्स, ठीक है, तो ये एक एक्स वेरिएबल ले रहा है, ठीक है। तो इसका सम स्पेस होगा, मान लीजिए 100 स्पेस है। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि इसका देखो हम यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करवाते जाएंगे कि प्रिंटफ, जैसे ही ये कॉल होगा, ठीक है, इसमें एक्स है, तो जैसे ही ये एक्स है यहाँ पर ये कॉल होने के कारण इसमें जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो यहाँ पर 1 पास हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स में 1 स्टोर होगा। तो प्रिंट परसेंटेज डी एक्स, यानी कि हमारा जो प्रिंट होगा वो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट चला। देन हमारा ये इफ कंडीशन चलेगा। तो इफ में क्या बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होगा तो फिर हमारा ये रन हो जाएगा। तो ये ट्रू कंडीशन हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पर देखो हमारा जो आउटपुट यहाँ पर हमारा 2 प्रिंट हो गया। फिर हमने ये यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा देन हमारा फिर से एक फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पर देखो ये फंक्शन डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सम टाइम के लिए रुक गया है, यानी कि ये स्टॉप हो गया है। यहाँ पर फिर से कॉल हुआ एक फंक्शन, तो ये रुक गया एंड देन हमारा मेक 2 फिर से कॉल हुआ, ठीक है। तो ये फिर से कॉल होगा, तो ये कॉल होने के कारण फिर से यहाँ पर जाएगा। अब हमारा 1 यहाँ पर क्या हुआ, आर्गुमेंट पास 2 हुआ x के जगह। तो यहाँ पर एक x यहाँ पर क्या होगा कि x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर 200 के जगह पर हमने यहाँ पर 2 पास किया, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर फिर आउटपुट ये स्टेटमेंट चलेगा तो आउटपुट 2 आएगा। देन हमारा फिर से कंडीशन चेक हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। तो फिर हमारा 2 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर इफ के अंदर जैसे ही जाएगा तो हमारा फिर से एक फंक्शन कॉल हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो ये 2 + 1 फिर से कॉल हुआ, तो फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर्म हुआ एंड देन मेक 3 हुआ। ओके, देन यहाँ पर ये जैसे ही फिर से कॉल हुआ तो ये फिर से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मेक 3, यहाँ पर अब 3 पास होगा। तो ये 3 जैसे ही पास हुआ तो हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है ना, तो ये 3 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रिंट होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमारा ये इस कंडीशन से ये फॉल्स हो गया, तो फिर हमारा ये तो नहीं चलेगा ना फॉल्स होने के बाद। ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स जैसे ही इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो जैसे ही नहीं चलेगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा कि जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड शुरू हुआ था, देखो
जो ये टर्मिनेट कब हो, टर्मिनेट का मतलब ये क्लोज फंक्शन कब होगा कि यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल टू 2 था, यानी कि ये कंडीशन के कारण ही हमारा पूरा का पूरा ये फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेस कंडीशन, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन रुक रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉप हुआ तो ये हमारा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो ये स्पेस है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, हेलो। ठीक है, मतलब दीदी अगर वहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई मैक 3 पे, तो उससे पहले वाला जो एक्टिवेशन था वो डिलीट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो लास्ट याद है यहाँ पर 3 पास किया था। हाँ ठीक है, ये 3 पास किया है, यहाँ पर हमारा हाँ ये कंडीशन नहीं चला क्योंकि फॉल्स हो गया था। ठीक है, तो जैसे ही फॉल्स हुआ था वैसे ही हमारा ये प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या पास किया था, 3 पास किया था। यहाँ पर हाँ जो भी हमारा x इक्वल टू 3, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई, यहाँ पर 3 पास किया था। ठीक है, तो हमारा ये 3 प्रिंट होगा। फिर x लेस ये हमारा फॉल्स हो गया था तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो इफ के अंदर जब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो फिर इसके आगे ये वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो चलेगा ना, तो हमारा फिर से 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा तो फिर ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी क्लोज हो जाएगा। ओके, ये यानी कि ये हमारा डिलीट हो जाएगा। मतलब जो 3 होगा वो 2 बार प्रिंट करेगा, एक बार फॉल्स होगा उसके बाद दोबारा जाएगा वो। यहाँ पर देखो 2 प्रिंट स्टेटमेंट है ना, तो एक बार तो इसके लिए 3 प्रिंट हुआ और एक बार जैसे ही ये खत्म हुआ उसके बाद ये स्टेटमेंट आया, इसके कारण प्रिंट हुआ। पहले वाला 3 जो प्रिंट हुआ वो इसके लिए हुआ, प्रिंट %x के लिए। हाँ, इसके जो लिए नीचे x+1 के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो ना, मैं एक चीज अच्छे से दिखाती हूँ। ध्यान से समझना। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर हमारा मेक 3 था, जैसे ही हमारा यहाँ पर ये कॉल हुआ था तो हमारा x इक्वल टू 3, ठीक है, इसको समथिंग हमारा वैल्यू यहाँ पर 3 असाइन हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखो ये पहला स्टेटमेंट है, वो x इक्वल टू 3 इसको मिल गया था, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ था। तो जो दूसरा ये देखो ये इसको पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा स्टेटमेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट पे हमारा प्रिंट होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट में प्रिंट होना है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 3 चल गया। फिर हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट चला, लेकिन ये हमारा फॉल्स होने के कारण ये नहीं चलेगा, देन हमारा 3 भी नहीं चलेगा। लेकिन 4 स्टेटमेंट जो स्किप हुआ था वो तो चलेगा ना, तो इसके कारण हमारा 3 फिर से प्रिंट हो जाएगा एंड देन ये फंक्शन जैसे ही क्लोज हो जाएगा ये वैसे ही हमारा डिलीट हो जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, अब कोई डाउट? ये जो 4th स्टेटमेंट है वो एल्स की है दीदी? नहीं, ये एल्स की मतलब नहीं है, नहीं एल्स की नहीं है, ये जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है। जैसे हम सिर्फ सिंगल इफ भी तो यूज करते थे। मतलब ये है कि 4th स्टेटमेंट ये जो है कि अब जब इफ फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट आएगी। ऐसा नहीं है, अगर तो इफ चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो ये स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये ना ये सिर्फ सिंगल इफ है, इफ इल्स नहीं है। ये सिर्फ जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सिंगल इफ भी तो करके दिखाया था ना, तो ये जस्ट सिंगल इफ है। अब यहाँ तक समझ में आया? अभी आगे भी है। दीदी ये जो लास्ट का एक्टिवेशन मतलब वो समझ में नहीं आया। ये मतलब क्या नहीं समझ में आया इसमें? मतलब पहले जो 3 पास हुआ हम्म तो उसके बाद वो कंडीशन फॉल्स हो गई, हम्म वो इस प्रिंट एफ के कारण 3 दोबारा प्रिंट हो गया, वो हो गया। लेकिन ये जो एक्टिवेशन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो एक्टिवेशन नहीं नहीं, वो मतलब जो एक्टिवेशन जो डिलीट हुआ वो कंडीशन फॉल्स होने के कारण नहीं डिलीट हुआ, ये हमारा फंक्शंस क्लोज हुआ, यानी कि फंक्शंस में अब हमारा पूरा का पूरा ये फंक्शंस जो ये मेक 3 था, मेक 3 जो हमने यहाँ पर पास किया वो फंक्शंस बिल्कुल क्लोज हो गया, उसके कारण हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हुआ। लेकिन ये मैक 2 तक तो चलेगा ही ना, मैक 2 तो एज इट इज रहेगा ना? नहीं, आगे तो भाई तो मैं बोल रही हूँ, आगे क्या स्टेप तो सुनो। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड, यानी कि ये हमारा खत्म, ये स्पेस फ्री हो गया। देन हमारा यहाँ पर रिटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला चल गया था पहले ही, दूसरा भी हमारा चला था एंड देन तीसरा भी चला था इसके लिए। अब हमारा
ये चौथा स्टेटमेंट की बारी है। पहला तो हमने पहले ही कर लिया, तभी ना 2 प्रिंट हुआ था। देन दूसरा भी हमने कर लिया, देन तीसरा। अब हमारा चौथा क्या है, यहाँ पर एक्स, जब जैसे ही हमारा मैक 2 है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है, मैक 2 का जो फंक्शन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट में 2 फिर से प्रिंट होगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये क्लोज होगा वैसे ही ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा मैक 2 का। ओके, देन मैक 2 का डिलीट हुआ, उसके बाद हमारा मैक 1 आया। ठीक है, देखो मैक 1 आया, उसके बाद यहाँ पर x इक्वल टू 1 था, तो 1 के लिए तो हमारा पहले ही ये स्टेटमेंट चल गया था, प्रिंट पहले ही हो गया था। देन हमारा ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी चल गया था, देन 3 कंडीशन भी चल गया था, देन फोर्थ कंडीशन बाकी रह गया था प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो जस्ट ये प्रिंट होने के बाद ये फिर से क्लोज जाएगा, देन ये फिर से हमारा ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देन हमारा जैसे ही 1 आया तो उसके बाद हमारा रिटर्न क्या होगा, मैक ये यहाँ पर हमारा क्या हुआ, मेन फंक्शन आया। तो मेन फंक्शंस में हमारा मैक 1 तो पहले ही चल गया था, जो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट था तो एक स्टेटमेंट चल गया था। तो उसके बाद हमारा ये क्लोज हो गया, तो फिर हमारा ये भी डिलीट हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा स्टैक फ्रेम फ्री हो गया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 3 2 1। अब बताओ यहाँ तक कोई डॉट है तो? हेलो, 1 मिनट दीदी, मैं देख रही हूँ। ठीक है दीदी। समझ आया? हाँ, देख लो, अभी डॉट है पूछ लो, नहीं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर होते जाएगा। करेंगे तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम बताएं। ठीक है, तो मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज रही हूँ अभी, नहीं तो सुबह तक भेज दूंगी। उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, अगर कोई डाउट होगा तो हम एक दिन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दीदी। यहाँ तक अभी टाइम हो गया तो फिर मैं क्लास को क्लोज करती हूँ। ओके, ठीक है दीदी। फंक्शंस को फिर सॉरी रिकर्सन को हम फिर से शुरू से स्टार्टिंग से कल फिर से समझेंगे। ठीक है। अगर फिर से इस क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से और समझा दूंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। ओके, रिवीजन करके आना, क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस के लिए दूंगी वो करके आना, फिर बाकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कल के क्लास में मेरे से पूछ लेना। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।